नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। फिर दिल्ली पानी पानी हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में देर रात से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश से दिल्ली एनसीआर की कई सड़कों पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। सड़कें नजर नहीं आ रही हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। और वहीं दिल्ली के अलावा पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लगे हरियाणा के कई जिले, राजस्थान में भी भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं शाम को दिल्ली में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, करनाल, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, खरखौंदा, जींद, रोहतक, झज्जर और आसपास के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुबह से ही दिल्ली में बारिश हो रही है और हम इस वक्त दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में हैं और यहाँ पर देखिए कि दिल्ली की सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। ये हाल है दिल्ली में। कुछ ही घंटों की बारिश ने दिल्ली की सड़कों पर दरिया बना दिया है और देखिए किस तरीके से हम खुद इस पानी में चल रहे हैं और यहाँ पर जब हम चल रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा पानी है। और यहाँ पर आसपास अगर आप देखें तो तमाम जो लोग हैं उन्हें परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। मेरे दाईं तरफ 2 लोग आ रहे हैं और उन्होंने भी कितनी जद्दोजहद से वो इस बारिश से गुजर रहे हैं। वीकेंड है इसलिए जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं है, छुट्टी का दिन है, लेकिन देखिए किस तरीके से लोग इस दरिया में से गुजरने पर मजबूर हैं। छाता लिया हुआ है और किस तरीके से अपने जो सामान है उसे संभालने की कोशिश है, क्योंकि इतने पानी में अगर कुछ भी सामान गिरेगा तो वो कितना परेशानी खड़ी कर सकता है, ये एक बड़ी बात है। सर, कितनी परेशानी हो रही है? आपकी तो पूरी पैंट गीली हो गई। पूरी क्या, आराम से देखना, यहाँ पे बहुत पानी है। हाँ। ये एमसीडी की नाकामयाबी है। हाँ। ये एमसीडी सरकार की वजह से यहाँ पे हो रहा है। एमसीडी सरकार है। लोग कहते हैं कि ये पानी या वाटर लॉगिंग इतना, इसका कोई ध्यान नहीं करता। ये दिल्ली में हर साल ही होता है। ये दिल्ली में ऐसे ही होगा जब तक सरकारें ऐसी होंगी कि कान पर सुनता नहीं, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं है लोग, कैसे होगा? देखिए आम जनता सब जान रही है, सब समझ रही है, लेकिन उसी पानी में से निकलने पर मजबूर है। सर, कितनी परेशानी है? परेशानी तो है मैम, बहुत ज़्यादा, लेकिन घर से निकलना मजबूरी है जी। नौकरी करनी है तो आना ही है। ये है दिल्ली की आम जनता, नौकरी करनी है, घर से निकलना जरूरी है। और देखिए बसों की हालत, जो सबसे नीचे वाला पाया है जहां पर पहले पैर रखा जाता है, वहां तक पानी आ चुका है। ये देखिए कि बस कुछ ही दूरी रह गई है और पानी ऊपर आ जाएगा। बस चलाना भी बड़ा मुश्किल होता होगा ना ऐसे में? ये मुश्किल होता है, गाड़ी बंद हो जाती है। हाँ। और फिर मिस्त्री भी नहीं आ पाते, ऐसे में सवारी भी नहीं मिल पाती। देखिए सबकी अपनी अपनी मजबूरी, सबकी अपनी अपनी परेशानी, लेकिन दिल्ली के हालात हर साल यूं ही बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर दिल्ली की सड़कों पर पानी इतना खड़ा क्यों हो जाता है। आपको एक दिल्ली के आईटीओ से एक तस्वीर दिखाती हूँ और आप देखिए कि ये है निकासी का एक पॉइंट, और अगर मैं इसके अंदर देखूं तो यहाँ पे आराम से ये जो लकड़ी है ये जा रही है, यानी कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो छोटे नाले हैं वो पूरी तरीके से साफ नहीं है और ये पानी जो है वो बड़े नालों तक नहीं पहुँच पा रहा है। जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो ये नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और यही नाले बैक कर रहे हैं, यानी यहाँ से पानी वापस आ रहा है। अभी आप देखेंगे तो पानी आराम से अंदर जा रहा है और मैंने लकड़ी भी डाल के देखा है, यहाँ से आराम से जो पानी है वो जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर ये है कि जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये भी नाकाफ़ी साबित होते हैं, क्योंकि इनकी सफाई जो है वो अच्छी तरीके से नहीं की गई है। अगर छोटे नालों की सफाई अच्छे से नहीं होगी तो वो बड़े नालों तक उनका पानी नहीं जा पाएगा।
तो ये तस्वीर आपने देख ली कि बारिश के बाद क्या हाल है राजधानी दिल्ली और एनसीआर इलाके का। बात करते हैं यूपी में पावर गेम की। जी हां, जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी पर यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मायावती के टिकट काटने के ऐलान के फौरन बाद यूपी की सियासत में पैर जमाने की कोशिश कर रहे ओवैसी ने उन्हें कहीं से भी चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है कि आप आ जाइए, कहीं से भी लड़ लीजिए, आपकी मर्जी है, वेलकम कर रहे हैं। इससे पहले तो अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी में वो शामिल करा चुके हैं। वहीं मुख्तार के भाई सिफतुल्लाह अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो चुके हैं और भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से बीएसपी सांसद हैं। और भी कई बाहुबली अपने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किसी पार्टी का सहारा खोज रहे हैं लगातार। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। तो कई राजनीतिक पार्टियां अपना जनाधार खोजने के लिए बाहुबलियों की ओर लगातार टकटकी लगाए देख रही हैं। तो कुल मिलाकर यूपी में सत्ता के लिए पावर गेम अब शुरू हो चुका है। जीत चाहिए, कैसे भी चाहिए। और इसी बीच ये बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। यूपी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति फाइनल हो गई है। मोदी और योगी के चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव और दमदार ईमानदार सरकार के नाम पर होगा प्रचार प्रसार। मोदी योगी सरकार के काम पर मांगे जाएंगे वोट। जो बीजेपी सरकार में काम हुआ है वो जनता के सामने पेश किए जाएंगे, उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, उपलब्धियों को लेकर जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। कोरोना से लड़ाई में सफलता का भी होगा जमकर प्रचार बीजेपी की ओर से। अपराध मुक्त यूपी और कानून व्यवस्था होगा प्रचार का हिस्सा और सुधरती अर्थव्यवस्था भी होगा चुनाव प्रचार का हिस्सा। तो बीजेपी की यह रणनीति तैयार हुई है। तो सत्ता का पावर गेम किसको दिलाएगा फेम, इसी पर आज हमारी चर्चा होगी और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से परिचय आपसे उनका करवा देती हूं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन राजेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन, और फैजान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसपी स्पोक्स पर्सन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में टीवी स्क्रीन पर राजीव रंजन आपको नजर आ रहे हैं और अशोक तिवारी आपके सामने। राजीव रंजन गाजीपुर से हैं और लखनऊ से अशोक तिवारी। तो सबसे पहले राजीव आपके पास ही आ जाती हूं। राजीव, आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि बाहुबलियों को कहीं से निकाला जा रहा है, कहीं पर वेलकम किया जा रहा है और कुछ इंतजार भी कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? ये तो हमेशा होता है विपनेश, उत्तर प्रदेश की राजनीति में या बिहार की राजनीति में जो बाहुबली है, जो माफिया है, उनका प्रभुत्व हमेशा से रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है और इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करने लगूं तो हालांकि सबको पता है हरिशंकर तिवारी से यह मामला शुरू होता है। कांग्रेस पार्टी हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के सबसे पहले के माफियाओं में उनका नाम आता है, बाहुबलियों में नाम आता है। और आज के 30-32 साल पहले या उससे भी पहले जब राजीव गांधी चुनाव लड़े थे तब वो कांग्रेस पार्टी में उनके चुनाव का प्रभार देखने के लिए वहां उनको बुलाया गया था। 30 वर्ष से ज़्यादा वो कांग्रेस पार्टी में रहे और विधायक रहे और उनके पुत्र अलग अलग पार्टियों से सांसद भी बने। तो ये मामला, मैं जहां गाजीपुर में हूं, ये माफियाओं की AK-47 की तड़तड़ाहट 90 के दशक में गाजीपुर और बनारस में जो हुई उसमें 2 गुटों में सैकड़ों जाने गई हैं। ये सब लोग जानते हैं। एक गुट का नाम है मुख्तार अंसारी, दूसरे गुट का नाम है ब्रजेश सिंह। मुख्तार अंसारी पहली बार ऐसा नहीं है, निर्दल होकर के MLA चुने गए। इसके बाद राजनीतिक सरपरस्ती दोनों तरफ से मिलती रही और वहां तक आज ये पहुंचे। अब चुनाव आया है तो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से ये माफिया है, ये बाहुबली है, उसको आगे पीछे किया जा सकता है। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, बृजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली गोंडा बलरामपुर इलाके के हैं। जब वो समाजवादी पार्टी में रहते हैं तो बाहुबली हो जाते हैं। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है। ब्रजेश सिंह जिसका मैंने नाम लिया, उनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और अलग अलग पदों पर विधानसभा विधान परिषद में हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद है। मुख्तार अंसारी को जब मैं बार बार कहता हूं कि जब बनारस से लोकसभा लड़ाना था मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ, तब मुख्तार अंसारी से मजबूत कैंडिडेट मायावती को नहीं मिला। तो अब ये कह देना, इन लोगों को वहां तक पहुंचा देना, इसी समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को टिकट देके उस फूलपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा पहुंचाया जहां से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लोकसभा पहुंचे थे। तो ये तो पीछे से चला आ रहा है। अब इस चुनाव में, चूंकि अब ये चुनाव दूसरे मुद्दे पर हो रहा है, क्योंकि एक योगी आदित्यनाथ जैसा
आदमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद 5 साल रह लिया और जिसने इसमें कोई दो राय नहीं है कि माफियाओं, हालांकि वो चुनिंदा माफिया हैं, लेकिन माफियाओं के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, अवैध उनका बिल्डिंग गिराई है। ये सबने देखा है जो 30 साल में किसी सरकार ने नहीं किया है। तो अब किसी की सीधे सीधे हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन इसके दूसरे तरीके हैं। आप देखिएगा, मुख्तार अंसारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी जहां तक मुझे लगता है कैंडिडेट नहीं देगी, या मुख्तार अंसारी की पत्नी या बेटे को लड़ा करके अपना कैंडिडेट अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तरीके दूसरे निकाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार के ऊपर ये बातें कही जाती है कि बहुत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर आप देखें राजा भैया भी एक बाहुबली है, इससे आप कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रतापगढ़ की जो जिला पंचायत की सीट है, प्रतापगढ़ में राजा भैया ने अपने उम्मीदवार को इसी सरकार में, इसी योगी सरकार में, जब आप सारे जगह के जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के जीत रहे थे, और चाहे वो विपक्ष कहता है कि सरकार का दुरुपयोग करके जीत रहे थे, प्रभाव से जीत रहे थे, या अपने जनाधार से जीत रहे थे, अगर दोनों में से कोई एक बात भी सही है तो प्रतापगढ़ में न बीजेपी का, न योगी आदित्यनाथ का जनाधार चला, न उनका सरकारी दबाव चला, और राजा भैया अपने कैंडिडेट को जिला पंचायत अध्यक्ष जिता ले गए। जौनपुर आइए, एक दूसरे बाहुबली धनंजय सिंह सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, बसपा ने भी उनको सांसद बनाया। धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष वहां से भी जीत जाती हैं। जौनपुर से योगी आदित्यनाथ सीएम है। सारे माफियाओं के अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के घर गिराए जा रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष धनंजय सिंह की पत्नी जीत जाती हैं। चाहे जैसे भी है, मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे इनका प्रभाव न चलाओ, चाहे इनका प्रचार न चलाओ। फिर तीसरी सीट आ जाइए, मिर्जापुर, विनीत सिंह, एक और बड़े बाहुबली, सब लोग जानते हो, वो एमएलसी भी रहे, और उनका एक कैंडिडेट मिर्जापुर से जिला पंचायत अध्यक्ष इसी योगी सरकार में बना। तो किसको कहा जाए कि कौन कब किसके लिए माफिया है, ये बात अलग है। किसको कौन सूट करता है, किसके लिए कौन एसेट बन जाता है, किसके लिए कौन लाइबिलिटी बन जाता है, लेकिन ये कोई राजनीतिक दल, मैं सारे राजनीतिक दलों, मैं छोटे से बड़े दलों, सारे राजनीतिक दलों के ऐसे नेताओं की फहरिस्त पूरी गिना सकता हूं जो समय समय पर अलग अलग पार्टियों ने सेम बाहुबली को संरक्षण दिया है, और इसके बाद पिछले 30-40 सालों में, और इसकी शुरुआत अगर आप कहेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने हरिशंकर तिवारी पर जब अपना हाथ रखा था, तब से ये सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। राजीव, आपको जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, नेता इस वक्त बैठे हुए हैं, स्पीकर्स, वो सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आपने नाम गिनाए, हरिशंकर तिवारी, ब्रजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, ब्रजेश सिंह, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, उनके भाई। कोई पार्टी इससे मना नहीं कर सकती, हर पार्टी से किसी न किसी इस बाहुबली का नाता रहा है। मैं लौट रही हूं आपके पास, अशोक आपके पास आती हूं। मैं भी एक ब्रेकिंग हमने ब्रेक की कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में प्लान पूरी तरीके से तैयार हो गया है, जिसमें चेहरा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, और जो उनकी विकास किया है, जो योजनाएं रही हैं, उपलब्धियां रही हैं, उनको लेकर जाएंगे, जनता के बीच में गिनाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर दरअसल ये रणनीति बीजेपी की तरफ से काफी दिनों से तैयार की जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ठीक उसी तरह से बीजेपी अपनी रणनीति के तहत काम करना शुरू करेगी। आप देखिए कि बीजेपी की जो अलग अलग विंग्स हैं, उनकी अलग अलग बैठकें, अलग अलग कार्य समिति इन दिनों उत्तर प्रदेश में चल रही है। चाहे वो किसान मोर्चा की हो, उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी को एक बड़ा मुद्दा विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है। आज चित्रकूट में बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होने वाली है। ठीक इसी तरह से जो उनकी अल्पसंख्यक विंग है, उसकी बैठक अलग अलग हो रही है। खुद जो पार्टी के नेता है, उत्तर प्रदेश लेवल के या फिर केंद्रीय स्तर के नेता हैं, वो भी लगातार बैठ के ले रहे हैं। आज खुद जेपी नड्डा जो कि पार्टी के नेता हैं, वो तमाम सारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को दोपहर 3 बजे संबोधित करने वाले हैं। तो जो सरकार की योजनाएं हैं, उसका लगातार बखान किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, उनके मंत्रिमंडल की तरफ से, उनके जो अब निचले स्तर के नेता हैं उनकी तरफ से, और लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद चाहे माफिया राज हो, चाहे डेवलपमेंट के मुद्दे हो, इन तमाम सारी जगहों पर लगातार काम किया गया है, और विपक्ष जो भी आरोप सरकार के ऊपर लगा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि आने वाला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। हालांकि बीच में यह भी कहा जा रहा था कि चेहरा कौन होगा, इस पर बाद में चर्चा की जाएगी, पार्टी की तरफ से बाद में खुलासा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल उस पूरे घटनाक्रम को, उस पूरी जो चर्चा है, उसको विराम दिया गया है, और अब स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की बहुत सारी रैलियां उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। अभी 14 तारीख को वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी जाने
वाले हैं, वहां पर भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। वहां पर उस कार्यक्रम के माध्यम से जो पॉलिटिकल मैसेज है वो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, चाहे वो माफिया राज, जिसको एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से उठाया गया, समय समय से पर जो सरकार की तरफ से आंकड़े भी जारी किए जाते हैं कि कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, कितने अनधिकृत कब्जे उसको हटाया गया, सरकार की तरफ से जो भी पॉजिटिव वर्क किए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी साझा की जाती है। तो जैसे जैसे अभी चुनाव नजदीक आएंगे, जैसे जैसे राजनीतिक घटनाक्रम बदलते जाएंगे, ठीक उसी तरह से पॉलिटिकल दौरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अभी बहुत ज्यादा आवाजाही उत्तर प्रदेश में देखने को आपको मिलेगी, जैसे कि घटनाक्रम अभी कल के दिनों में देखने को मिला। मायावती ने कहा कि किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनकी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं। तो अभी बहुत सारे घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में बदलने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्लियर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही वो आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है, अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले आज मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजीज खान आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी की तरफ से क्लियर है, बाहुबली नहीं चाहिए, उन्होंने तो सफाया किया है उत्तर प्रदेश में। बीएसपी ने भी क्लियर कर दिया कि किसी भी बाहुबली नेता को टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी क्या करेगी? सिफतुल्ला साइकिल पर सवार हो चुके हैं और मुख्तार अंसारी को भी बीएसपी से निकाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी का कदम क्या होगा अब आगे? देखिए विपनेश जी, अभी मैं आपकी हेडिंग देख रहा था जो स्क्रीन पे चल रहा है कि योगी ने किया मजबूर, बाहुबली होंगे दूर। ये कुछ सूट नहीं कर रहा है। आज वो पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा माफिया है, सबसे ज्यादा बाहुबली है, मेरे ख्याल से उसका ये बात कहना और उसके लिए ये बात कहना ये सूट नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, अभी 2 दिन पहले एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया, इन्हीं के घटक दल हैं संजय निषाद जी, यहां तक कि उन्होंने कहा कि साहब मैं थाना फुकवा दूंगा, मर्डर करवा दूंगा, दंगा करवा दूंगा। आखिर बीजेपी ने उन पर कार्रवाई क्या किया? अब क्या कार्रवाई करेगी ये बीजेपी बताए, एक नंबर की बात। दूसरी बात, अभी जिस तरीके से साहब हल्ला हो रहा है कि साहब बीजेपी में लोगों को सफाया किया जा रहा है, आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर किए गए वो सब फर्जी इनकाउंटर किए गए। फर्जी क्या? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 ही माफिया हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और माननीय आजम खान साहब, जिनके ऊपर 118 मुकदमा दर्ज किया गया। ये 3 ही माफिया हैं। माफियाओं की सूची जारी की जाए, मैं कहता हूं टॉप 50, टॉप 50 माफियाओं की सूची बीजेपी जारी करे, और मैं दावा करता हूं कि टॉप 45 माफिया बीजेपी में शामिल है, वो मिलेंगे। आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? मैंने सवाल आपके लिए पूछा था, समाजवादी पार्टी के लिए पूछा था, आपने बीजेपी की बात शुरू कर दी। सवाल का जवाब आपने दिया नहीं डॉक्टर अजीज खान, बच गए आप। प्लीज विपनेश जी मुझे मौका दे, प्लीज मुझे मौका दे। प्लीज हम जानना चाहते हैं कि आखिर बाहुबलियों की सूची क्यों नहीं बीजेपी जारी कर रही है। आज अगर देखा जाए 312 विधायक इनके पास है, तो जिसमें 114 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है और 88 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 20 मंत्रियों पर क्रिमिनल के मामले हैं, क्राइम किया है उन्होंने, मर्डर किया है। आपके उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर सीएम तक इस क्राइम में लिप्त हैं। आज मुकदमे वापस हो रहे हैं। सब कौन बातें कर रहा है? आप लोकसभा के चुनाव को ले लें। आप लोकसभा में आप देखिए 339 सांसदों में 160 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। कहने का मकसद यह है कि जब इनके खाते में कोई आता है, इनकी मशीन में जब कोई फिट होता है, तो वो गंगा नहा करके साफ सुथरा हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं तो उस गंगा में तो आपने भी डुबकी लगाई है, समाजवादी पार्टी भी तो उसी में डुबकी लगा के निकल रही है। आप कौन से अलग हैं? आपकी नदी कौन सी अलग है जिसमें आपने डुबकी नहीं लगाई? आप भी तो वेलकम कर रहे हैं बाहुबलियों को। मैं आ रही हूँ, ठीक है। राजेश चौधरी जी, नाम बताइए। राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए, आती हूं मैं आपके पास जी। देखिए, इनकी बौखलाहट इनके शब्दों से साफ झलक रही है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये भी सरकार में थे, जब ये सरकार में थे उस समय इनको अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका किसने था? ये काम जो योगी जी कर रहे हैं आज, अपराधियों की जिस तरह से अपराधी चारों तरफ थर-थर कांप रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ करके भाग रहे हैं और बाहुबलियों के खिलाफ इतनी जबरदस्त कार्रवाई हो रही है, इनको किसने रोका था? ये तो केवल इसलिए कार्रवाई नहीं कर सकते थे क्योंकि इनकी सरकार अपराधी ही चलाते थे। उन्हीं की दम पे इनकी सरकार टिकी हुई थी। इनकी जो मूल विचारधारा है वो अपराध को आगे बढ़ाने की तो है ही। ये अब जानते हैं कि जनता योगी जी को पसंद कर रही है। लगातार जितने सर्वे आ रहे हैं उन सब में योगी जी एकदम आगे बढ़ के चल रहे हैं, ये कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, तो इनकी बौखलाहट है ये। और रही बात कार्रवाई की, तो कौन कल्पना कर सकता था कि मुख्तार अंसारी, जिसके हमारे पूरे पूर्वांचल कांपता था,
ये लोग उसकी गलवहियां करते थे, उसकी कितनी खातिरदारी करते थे। आज जेल से बाहर आने में कांपता है। कहां जाके छुपा था? पंजाब में। इन्हीं योगी जी की ताकत है, जिस ताकत के दम पर वो पंजाब में छुपा हुआ था एक फर्जी मुकदमे में, और वहां से आना नहीं चाहता था। ये सब जनता जानती है। ये बेनकाब हो चुके हैं, ये बेनकाब चेहरे हैं। तो आज जनता का मन बना हुआ है। अपराधियों से ये लोग दूर भाग रहे हैं। जिनको घर में बिठा करके दावत खिलाते थे, जिनको टिकट दे करके चुनाव जिता करके सदन में पहुंचाते थे, उनसे दूर दूर भाग रहे हैं। नहीं, डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं कि बीजेपी बाहुबलियों की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर देती है? अरे बीजेपी तो रोज बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये आजम खान जी का नाम बताइए कि किसके खिलाफ कार्रवाई किया? कोई छोटे अपराधी है क्या? आजम खान के खिलाफ सूची दीजिए ना, मुकदमा दर्ज हुआ। आप सूची बताइए किसके खिलाफ आपने कार्रवाई किया हो तो बताओ। किसके खिलाफ जरा बताइए। नेशनल टेलीविजन पे क्लियर करिए, नेशनल टेलीविजन पे क्लियर करिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसके खिलाफ आपने कार्रवाई किया। आज आजम खान जेल में, तो उन्होंने अपराध किया है तो जेल। आजम खान बाहुबली है, आजम खान बाहुबली है, बाहुबली से भी बड़े बाहुबली है। शर्म नहीं आती है बाहुबली को संरक्षण देने वाले सारे केसेस लगा दिए। आजम खान सारे केसेस फर्जी हैं, उसी अपराधी को सजा भुगत रहे हैं। आपकी मानसिकता गलत नहीं है। आपकी मानसिकता एक एजुकेशन को इतने बड़े स्तर पर ला रहा है, जो शख्स शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं, और भी नाम है इस लिस्ट में, और भी नाम है इस लिस्ट में, और भी नाम है लिस्ट में। उनकी चर्चा कर ही नहीं रहे। दरअसल जो बाहुबली जिसकी पार्टी में है उसकी चर्चा हो ही नहीं रही है, करना भी नहीं चाहते हैं। और आइए बिना देरी किए सीधे मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आपका रुख करना चाहूंगी। दरअसल मैं आपके जवाब का इंतजार भी कर रही थी और मैं वक्त भी दे रही हूं कि कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस वो पार्टी है, शुरुआत की हरिशंकर तिवारी का नाम आपको मालूम होगा, कांग्रेस ने सबसे पहले उनको जगह दी। तो बाहुबलियों की शुरुआत तो आपने ही की है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। देखिए विपनेश जी कहते हैं ना कि 1980 की बात को ला करके 2021 में जिस तरीके से बात की जा रही है उस पर जवाब भी हम देंगे। लेकिन ये अब तक कभी भी अपराधी आते थे किसी पार्टी में, किसी पार्टी से अपराधी जाते थे विपनेश। लेकिन ये पहली बार ऐसी सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो और वो चाहे राज्य में हो, जो सरकार ही माफियाओं की है, जिसके मुख्यमंत्री के ऊपर दर्जनों केस हैं, माफिया के टाइप के केस हैं, क्रिमिनल केस हैं, जिनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर दर्जनों केस हैं, माफिया टाइप के केस हैं, क्रिमिनल केस हैं, जिनके केंद्र के गृह मंत्री के ऊपर क्रिमिनल केस की वजह से जिनको तड़ी पार किया गया था। आप इस चीज को अगर आप देखेंगे तो ये सरकार 3 तरीके से अपराध करती है। पहला अपराध ये करती है, सरकार सारे आर्थिक अपराधियों को ये सहमति देती है और प्रधानमंत्री स्वयं मंच से बोलते हैं कि मेहुल भाई। उसके बाद ये सामाजिक अपराधी कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को, स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोगों को अपने यहाँ पे रखती है। और तीसरी है ये बाहुबलियों में इनकी स्थिति ये है कि जो इनके यहाँ पर आ जाए, जो बाहुबली इनके यहाँ पर आ जाए, वो कमल छाप साबुन से साफ होकर के समाज सेवी हो जाते हैं। जैसा अभी स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था, आपका खलीलाबाद में एक वैभव नाम का अपराधी है जिसके ऊपर गैंगस्टर, हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार के मुकदमे हैं, शराब का माफिया है, उसको स्वतंत्र देव सिंह जी कह रहे हैं ये समाज सेवी है। एक बबलू नाम का माफिया है जिन्होंने रीता जी का, इनकी सांसद का घर चलाया था, उसको कहते हैं ये लोग समाज सेवी है, अपनी पार्टी में लेते हैं। तो इस तरीके के जो लोग हैं, जहां सरकारी माफियाओं की हो जाए, जहां सरकारी ऐसे कुख्यात लोगों की, आरोपितों की हो जाए, उससे इन सब चीजों को आपको अलग करना पड़ेगा। नहीं सुरेंद्र जी, तो ये आप देखिए इस तरीके केस तो किसी न किसी नेता पर चल ही रहे हैं। अब वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम भी गिना रहे हैं, आपने वहां पर योगी जी को टच कर दिया। तो ये तो आप मानते हैं ना कि हर पार्टी में कोई ना कोई बाहुबली बैठा है जिसमें कांग्रेस पे छूती नहीं है। मैं आपको, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं आपको बताऊं, देखिए ये सब लोग तो थेथराई करते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। राजेश चौधरी जी पता नहीं क्यों बीच में बोले, हम तो इनके बीच में नहीं बोले। मैं आपको बताऊं कि श्री राहुल गांधी जी का 2013 में वो छोड़ दीजिए, वो लंबी चर्चा हो जाएगी। मैंने जो सवाल पूछा उसका कोई भी पार्टियां छूती नहीं है ना इससे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सबने जगह दी है और दी जा रही है। जानते हैं कि बाहुबलियों का इलाके में वर्चस्व होता है ना, प्यार से तो नहीं, बंदूक की नोक पर डर के तो वो वोट ले ही लेते हैं। 10 सेकंड दे दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं वही बात कह रहा हूं, श्री राहुल गांधी जी ने जो अध्यादेश फाड़ा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था,
अपराधियों को संसद में रोकने का अगर किसी ने काम किया था तो कांग्रेस ने, कि जो भी सजा याफ्ता अपराधी होगा वो संसद नहीं बैठ पाएगा, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये काम भाजपा ने नहीं किया, ये काम अब ये तो ने सुरेंद्र सिंह जी, ये बुरा भी लगेगा आपको कि पहले आपने शुरुआत कर दी और उसके बाद आप फिर रोकने की बात करते हैं। ये तो किसी भी नेता पर, किसी भी पार्टी को सूट नहीं करेगा किसी भी तरीके से। यही तो मैं बात आपसे कह ठीक रहा है हूं। सुरेंद्र जी, 1 मिनट आ रही हूँ। फैजान साहब यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। फैजान साहब, ये सवाल आपको भी चुभेगा। आपको याद होगा मायावती की स्टेटमेंट, जब उन्होंने मुख्तार अंसारी के लिए कहा था कि जितने भी उन पर मुकदमे आपराधिक हैं वो झूठे हैं, और जब सैफुल्लाह चले जाते हैं समाजवादी पार्टी में उनके भाई, तो आपको याद आता है कि अरे नहीं ये तो अपराधी हैं, बाहुबली हैं, तो फिर आपने पत्ता काट दिया। पहले नहीं एक था क्या ज्ञान? नहीं विपिन जी, मैं अपनी बात की शुरुआत यहां से करूंगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 7 तारीख को जब यह ऐलान किया कि हम 2022 में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल लेंगे और कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करेंगे, उसके मद्देनजर ये पहला हमारी तरफ से ये प्रोग्राम बना कि बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को कहा कि हम आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में किसी भी माफिया को टिकट नहीं देंगे, और अपने सारे पदाधिकारियों को इस बात का संदेश भी दे दिया गया कि वो चयन प्रक्रिया में इस बात का खासा ख्याल रखें कि किसी भी माफिया को ना दिया जाए। इसको न्यूज चैनल और सारे चैनलों ने उठाया इस बात को कि पर्टिकुलरली उनको निकाल दिया गया, इनको निकाल दिया गया। मैं विपिन जी मैं सबकी बातें सुन रहा था, मैं इसको समूचे ढंग से आपको बताता हूं। एक्चुअल में बात दरअसल ये है कि ये माफिया को जब कोई भी राजनीतिक दल, मैं सिर्फ अपनी दल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल टिकट नहीं देती है, तो ये देखा गया है कि वो निर्दल भी चुनाव जीत जाते हैं। तो जनता की जब आवाज निकल के आती है उन लोगों के लिए, तो कोई भी पार्टी ये समझती है कि भाई जनता इसे पसंद कर रही है तो उसे टिकट देने का काम करती है। पर टिकट देने का प्रक्रिया में भी चुनाव आयोग को यह सख्त निर्देश है कि वो माफियाओं को ना आने दे, पर इसके बावजूद चुनाव आयोग भी उन्हें पास कर देता है। मैं समूचे ढंग से बोल रहा हूं क्योंकि मैं किसी पे छीटाकशी करूंगा। ये आपने बहुत सच कहा कि कोई भी दल ऐसा नहीं है, और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा दल है जो जाति विशेष की माफियागिरी करता है। तो ये चीज बहुत गलत है। और समाजवादी कह दे मेरे पास माफिया नहीं है, कांग्रेस कह दे मेरे पास नहीं है। मैं एक पहल किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कि ठीक है, किसी भी तहत अगर ये लोग सिलेक्ट होकर आ जाते हैं तो हम इसे रोकें, उन्हें टिकट देने का काम ना करें और युवाओं को नया चेहरा बनाए, जहां जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वातावरण बने और कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित हो, रोजगार हो। उन्हीं बाहुबलियों के दम पर पार्टी लगातार जीतती रही, आपने टिकट दिया। आपको मालूम है कि उनका वेलकम जनता कैसे करती है? बाहुबलियों का बंदूक की नोक पर वोट लिए जाते हैं, इलाके में डर का माहौल क्या होता है, और आज अचानक से 2022 में आंखें खुल रही है। डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से सर बोलिए, उसके बाद मुझे लखनऊ जाना है एक रिएक्शन लेने के लिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो हमने मंत्री और विधायक को रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए बोलिए डॉक्टर अजीज खान जल्दी से। देखिए विपिन जी, 2017 में जब अफजाल अंसारी जी को लिया था, अफजाल अंसारी को, तो उस वक्त बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने भी बताया। ये अचानक हृदय परिवर्तन, ये वाकई में बड़ा सैफुल्लाह कौन से खानदान से आते हैं डॉक्टर अजीज खान? मेरे सवाल का जवाब आपने शुरुआत में भी नहीं दिया था। क्या बहन जी अतुल राय और उसके साथ चंद्रभान सिंह जो 2019 में इन्होंने टिकट दिया था, बाकी और जो माफिया उस पर भी कार्रवाई करेंगी या कार्रवाई नहीं करेंगी? बिल्कुल, हम सब पे हमारा साफ संदेश है कानून के द्वारा कानून का राज। और 2022 में न्यूज 24 में मैं बहुत और के साथ कह रहा हूं, पार्टी में आज बीएसपी में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा माफिया है। समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सबकी कर रहे हैं। अपनी बात ही नहीं कर रहे। आपका घर क्या बिल्कुल साफ सुथरा है क्या? मैं कहना चाह रहा हूं ऐसे आप बचाव कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। अशोक, क्या कोई पार्टी छूती है उत्तर प्रदेश में जिसमें बाहुबलियों का वर्चस्व ना हो, और वोट कैसे लिया जाता है ये किसको नहीं पता है? देखिए विपिन जी, एक मिनट, अशोक से सवाल पूछा है मैंने डॉक्टर अजीज खान, जल्दी से अशोक, मेरा सवाल सुनाई दिया गया आपको? मैं सुन नहीं पाया आपको, कृपया सवाल दोहरा दीजिए अपना। मैं कह रही हूं कोई पार्टी छूती है क्या उत्तर प्रदेश में जिसमें बाहुबलियों का वर्चस्व सुना रहा हो और टिकट ना दिया हो, और इलाके में कैसे वोट लेते हैं ये लोग सबको मालूम है।
देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि चुनाव आते आते ये तमाम सारी बातें जो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है कि उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ या उनकी सरकार में कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी नहीं है, इस तरह की बातें बहुत ज्यादा सामने आती है जब जब चुनाव नजदीक आते हैं। लेकिन अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से जो तमाम सारे क्षेत्रीय जो बाहुबली नेता है, जिनका पर्टिकुलर एक एरिया में बहुत ज्यादा दबदबा या प्रभाव माना जाता है, उनको पार्टी में लेने से परहेज भी नहीं किया जाता है। आप देखिए, इसके ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी में सिकबतुल्ला अंसारी को शामिल किया गया। ओवैसी की पार्टी में अभी कुछ दिन पहले अतीक अहमद और उनकी पत्नी को शामिल किया गया था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब लखनऊ में आयोजित की गई थी। तो ऐसे तमाम सारे राजनीतिक दल हैं, किसी एक पार्टी को ये कहना कि अंसारी को वेलकम करने के लिए बेताब हो रहे हैं कि आ जाइए कहीं से भी लड़ लीजिए, नहीं होगा। अभी थोड़ी बिल्कुल, कल उनकी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता की तरफ से बाकायदा ये बयान जारी किया गया जब बहन जी का एक ट्वीट, मायावती जी का एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद जो ओवैसी की पार्टी है, उनके अधिकृत प्रवक्ता की तरफ से बाकायदा एक बयान दिया गया और ये कहा गया कि आखिर वो राजनीतिक दल इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि ये मुख्तार अंसारी आज कोई नए नहीं है। क्या पहले उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं थे? क्या पहले वो अपराधी नहीं थे? तो एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ओवैसी की पार्टी की तरफ से की गई कि चाहे अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या कोई भी मुसलमान जिनको कोई पार्टी टिकट ना दे, वो ओवैसी की पार्टी में आ सकते हैं, उनको टिकट दिया जाएगा, विधायक बनाया जाएगा, वोट दिलवाया जाएगा। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, अपने फायदे के लिए सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, किसी एक राजनीतिक दल को हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम सभी की बात कर रहे हैं, आप सभी की। और राजेश चौधरी जी, मैं तो एक सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, छोटा है लेकिन बड़ा रहेगा। मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि अपराधियों पर आप लगाम लगा रहे हैं, नकेल कस रहे हैं, लेकिन ब्रजेश सिंह पर कोई एक्शन नहीं होता है, क्यों? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आंकड़े इस बात के हैं कि 8000 से ज्यादा एनकाउंटर पिछले 4.5 साल में हुए हैं। सैकड़ों लोगों पर रासुका लगी है। और आज आप इस बात को, ये बात शाश्वत सत्य है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में अपराधी आने से कांपता है। मैं पूछना चाहता हूँ, राजू पाल की हत्या किसने की थी? राजू पाल एक एक करके ऐसे नहीं। और सुनिए, ये कांग्रेस के हमारे मित्र राजपूत जी जो कह रहे थे, मैं तो कहना चाहता हूँ हरिशंकर तिवारी, विनय शंकर तिवारी, कांग्रेस तो राजनीति के अपराधी को तो आप भी ले चुके हो। आप तो स्वयं योगी जी के बारे में बता दो कितने मुकदमे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में बता दो कितने मुकदमे हैं, आप बता दो अमित शाह कड़ी मार रहे हैं या नहीं रहे हैं, बताओ ना। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कितने मुकदमे हैं, आप बताओ। अगर है हिम्मत, हैसियत और हौसला तो बताओ आप योगी जी के खिलाफ 20,000 मुकदमे आप लोगों ने अपने अपराधी कार्यकर्ताओं के वापस दिए। 20,000 मुकदमे अपने आपराधिक कार्यकर्ताओं के जो पार्टी वापस ले, वो पार्टी आज की डेट में बात करेगी। आपके यहाँ द्वेष बस हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी तो हम दावे के साथ कहते हैं, जब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई मुकदमे कायम होंगे तो हम वापस लेंगे। वो कोई अपराधी नहीं है। एक मुकदमा किसी अपराधी का वापस नहीं हुआ है। जो 20,000 मुकदमे अपराधियों के वापस लिए हैं आप 20,000 और 2017 से लेकर के जितने मुकदमे आप लोगों ने विपक्षियों पे लाते हैं, आप उनको अपराधी कहते हैं। आपके खिलाफ आवाज उठाने। सुरेंद्र जी, मैं तो ये कहती हूँ, चलिए छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ कि हर पार्टी लिस्ट बनाए, अपनी पार्टी की कि कितने बाहुबली है उसमें, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, निकालिए सबको। तैयार हैं क्या? मैं तैयार हूँ। कहे भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण सिंह को निकालेगी, योगी आदित्यनाथ को निकालेगी, कहे भारतीय जनता पार्टी अमित शाह 2022 विधानसभा चुनाव में साबित कीजिए, ये साबित कीजिए। करना पड़ेगा हमको। साबित तो कोर्ट ने किया है, हाई कोर्ट ने किया है कि वो बड़ी बात है। हाई कोर्ट ने उसको कैसे, और जो हत्या के मुकदमे, गौकशी के मुकदमे, ये केशव प्रसाद नहीं, मैं ये कह रही हूँ सुरेंद्र जी, राजेश जी 1 मिनट रुकिए, मैं ये कह रही हूँ सभी पार्टियों के लिए बनाइए लिस्ट। अगर एक भी मुकदमा किसी पर भी है, निकालिए पार्टी से। देखिए, राजनीतिक आपको अलग रखना पड़ेगा। जो लोग सांप्रदायिक मुकदमे जो सांप्रदायिक विद्वेष फैलाते हैं, उन लोगों के मुकदमे, जो लोग जैसे संगीत सोम जैसे लोग हैं, उनको आप अपराधी नहीं कहेंगे। मेहुल चौकसी जैसे लोग हैं, उनको आप अपराधी नहीं कहेंगे। ललित मोदी जैसे लोग हैं, उनको आप अपराधी नहीं कहेंगे। नहीं, मैंने जो सीधा सवाल पूछा उसका जवाब डॉक्टर अजीज खान तैयार हैं आप? 1 मिनट रुकिए, सुरेंद्र जी, राजेश जी 1 मिनट।
हमले हो रहे थे। फैजान खान साहब और अजीज खान साहब, मैं सभी से एक सवाल पूछती हूँ कि चलिए ठीक है, हर पार्टी अछूती नहीं है, हर पार्टी में कोई ना कोई बाहुबली बैठा है और जिसको बहुत पसंद से टिकट दिया जाता है, उनको मालूम है कि जीत के आएंगे। मैं कहती हूँ 2022 में आप लिस्ट बनाइए हर पार्टी अपनी और निकाल दीजिए सभी को जिस पर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है। विप्लेश जी, चलिए ठीक है, सत्ताधारी पार्टी ये क्यों नहीं रेजोल्यूशन पास करती है कि कोई भी आपराधिक मुकदमा जिसके ऊपर है, कोई भी सांप्रदायिक मुकदमा है, वो चुनाव नहीं लड़ेगी? ये क्यों नहीं रेजोल्यूशन? अरे आप शुरुआत कर दीजिए डॉक्टर अजीज खान, आप शुरुआत कर दीजिए। फॉलो करेंगे। चलिए वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।